हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने अपनों के साथ होंगे। नाराज़ तो नहीं है ना आप सभी। मुझे पता है आप लोग नाराज़ हो ही नहीं सकते। आप लोग मेरी फैमिली जो है। चलिए ले चलते हैं आपको आप सभी की मोस्ट अवेटेड स्टोरी पर। एक छोटा सा रिकैप तो बनता है। चलते हैं स्टोरी की तरफ। रूही की जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है, जहाँ उसे 7 दिन बाद होश आता है और लिया को अपने पास ना पाकर वो थोड़ी बेचैन सी हो जाती है। सबसे बस लिया को लेकर आने को कहती है कि लिया को लेकर आओ। विक्रम उसे बताते हैं कि लिया अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो इस सदमे को सहन नहीं कर पाती और फिर से निढाल हो जाती है। सारा वहाँ आती है और रूही को समझाती है, लिया की माँ के बारे में बताती है। आभा का सुनकर रूही घर जाने की ज़िद करती है और घर पहुंचकर आभा को हक करके उन्हें भी और ख़ुद को भी समझाने की कोशिश करती है। कुछ ऑफिसर्स वहाँ रूही का स्टेटमेंट लेने आते हैं। सिया और श्रेया भी रूही से मिलने पहुंचते हैं। वहीं विराज होटल का नया CEO युवान को बनाने का कहकर वहाँ आलोक और आभा से आर्ग्यू कर लेते हैं। तो बस यहीं तक था ये सफ़र। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा आगे। लिया लापता है। रूही अब पूरी तरह टूट चुकी है। दिन बस रूही के लिए कट रहे हैं। दुनिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, पर रूही का दिल अभी भी वहीं अटका है। हर सुबह अब रूही के लिए सज़ा बन चुकी है। कुछ दिन अब कुछ हफ्तों में बदल गए हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में अब तक कोई प्रोसेस नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है, क्योंकि ऑफिसर्स को वहाँ कोई एविडेंस नहीं मिलता। रूही को भी जैसे उस दिन का कुछ याद नहीं रहता, कुछ चोट की वजह से और कुछ ये जो सिचुएशन बन गई है उस वजह से भी याद रहता है। तो बस वो लिया का आखिरी बार उसे ऐसे देखकर मुस्कुराना। जैसे जैसे दिन कट रहे हैं, रूही की उम्मीदें भी ख़त्म होती जा रही है। रूही अब कॉलेज नहीं जाती, लेकिन वो रोज़ उस सड़क पर ज़रूर जाती है जहाँ वो हादसा हुआ था। उसी खाई के किनारे वो घंटों बैठती है और नीचे झांकते हुए सोचती है, कहाँ हो तुम लिया? क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है? मेरी ये सिसकियाँ सुनाई नहीं दे रही है? लौट आओ लिया, लौट आओ मैं मंकी। रूही की रातें अब जाग कर बीतने लगी है। कमरे में लिया की कुछ तस्वीरें हैं और लिया के तकिए के नीचे अब एक डायरी है, जिसमें रूही लिया के जाने के बाद से अपने मन की सारी बातें लिखती है और हर रोज़ लिखती है। उसमें लिखती है, रूही तुम यहीं हो, मेरी हर सांस में, मेरे हर ख्वाब में। कभी वो अकेले छत पर जाती है और लिया की प्लेलिस्ट में से कुछ गाने सुनती हैं। कभी बस यूं ही खामोश रहकर उसके कपड़ों को अपने सीने से लगाए रखती है घंटों तक। जहाँ एक और रूही का मन लिया की यादों में डूबा है, वहीं लिया की दुनिया उससे धीरे धीरे दूर होती जा रही है। लिया के ग्रैंडपा विराज मल्होत्रा, जो हमेशा लिया को एक वीक, सेंटिमेंटल और परिवार के नाम पर एक धब्बा मानते थे, अब जब लिया लापता है तो उन्हें इसी मौके की तलाश में थे और वो कब से बस युवान को CEO बनाने को लेकर आभा और आलोक से हर रोज़ घर में आर्ग्यू होता था, झगड़े होते थे। एक दिन आभा आलोक से कहती हैं, आगे क्या करना है? आपने कुछ सोचा है? मैं रूही को ऐसे नहीं देख सकती। ना वो ढंग से खाती है, ना सोती है, ना किसी से बात करती है। जिंदा लाश हो गई जैसे वो अपने आप को उस 4 दीवारी में बंद कर लिया है उसने। आलोक कहते हैं,
आभा, मैंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, जिससे रूही को जीने का एक नया ज़रिया मिल जाएगा। और लीगली भी लिया के बाद रूही ही कंपनी की ओनर है। और रही डैड की बात, तो वो युवान को सीईओ बनाना चाहते हैं, तो हम युवान को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं और हम रूही को सीईओ बनाएंगे। तुम क्या कहती हो? क्योंकि अब लिया को गए हुए 5 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन उसका अभी तक कहीं कोई पता नहीं लगा है, ना ही पुलिस उसे कुछ पता कर पाई है उसके बारे में। और डैड को तो तुम जानती ही हो, उन्हें बस एक मौका चाहिए था और वो मौका उन्हें मिल गया है। अब डैड ये मौका नहीं छोड़ने वाले। तभी आभा कहते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रूही को ही नया सीईओ बना देना चाहिए, जिससे रूही खुद को बिजी भी रख पाएगी और कंपनी की बागडोर भी एक ऐसे हाथ में रहेगी जो इसे अच्छे से चला सके, जो मैनेज कर सके कंपनी को। और अगर आपने ये सोचा है तो इसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आलोक कहते हैं, ठीक है, तो फिर रूही ही होगी कंपनी की न्यू सीईओ। मैं कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऑफिशियली अनाउंस करूँगा। आभा और आलोक के इस सीईओ वाले डिसीजन को आलोक के घर के सभी मेंबर्स से शेयर करते हैं, युवान और विराज को भी शेयर करते हैं। विराज को जैसे ही ये पता लगता है कि रूही को कंपनी का नया सीईओ बनाने वाले हैं, तो विराज आलोक से कहते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम नया सीईओ रूही को कैसे बना सकते हैं? रूही अभी उतनी कैपेबल नहीं हुई है कि हम उसे सीईओ बना दें। कंपनी का फ्यूचर एक ऐसे हाथों में नहीं सौंप सकते हम। रूही अभी खुद ही स्टेबल नहीं है, वो कंपनी क्या संभालेगी? पहले उसे खुद को संभालने का टाइम तो दो। आलोक कहते हैं, डैड, आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, रूही सब हैंडल कर लेगी। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, आप बिल्कुल फ़िक्र मत करिए। और एक बात और, चिल्लाना बंद कीजिए आप। अब इस घर में अब कोई लिया यहाँ नहीं है जो आप उस पर अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, तो प्लीज़ थोड़ा काम रहकर बात कीजिए। और रही बात यूवी की, तो आप चाहते हैं इस वजह से उसे मैं डायरेक्टर की पोस्ट दे रहा हूँ, और मैं ये बात कल ही प्रेस में अनाउंस कर दूँगा, एंड दैट्स माय फाइनल डिसीजन। विराज कहते हैं, तुम सब लोगों का दिमाग ख़राब हो चुका है। आलोक कहते हैं, डैड, अब इस बारे में मुझे कोई डिस्कशन नहीं चाहिए, और ना ही इस घर में इस बारे में कोई भी बात होगी, और मुझे आपसे स्पेशली इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं रूही से बात करूँगा इस बारे में, वो मुझे क्या कहती है, उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि कंपनी का हम सीईओ किसे बनाएंगे। और मैं जानता हूँ कि रूही भी मेरे इस डिसीजन को मान जाएगी। आलोक वहाँ बैठे युवान से पूछते हैं, यूवी, यू हैव एनी प्रॉब्लम इफ़ आई मेक रूही सीईओ ऑफ द कंपनी? युवान कहता, नहीं डैड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई नो कि आप जो भी फैसला लेंगे सही लेंगे, आप जो भी डिसीजन लेंगे मुझे मंजूर है डैड। आलोक के इस डिसीजन से विराज बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो एक पैट्रियार्की की सोच वाले इंसान थे, जिसने लिया को कभी भी अपना माना ही नहीं था। वो कभी नहीं चाहते थे कि लिया इस कंपनी की सीईओ बने, इस कंपनी को हैंड ओवर करे। लेकिन लिया ने अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत से अपने आप को इस लायक बनाया था, और इस कंपनी को भी इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। आलोक रूही के रूम पर जाके नॉक करते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। आलोक फिर नॉक करते हैं, और डोर पर थोड़ा सा प्रेस करते ही वो पाते हैं कि डोर तो ऑलरेडी ओपन है। वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि रूम में पूरा अंधेरा है। आलोक आवाज़ लगाते हैं, रूही बेटा तुम कहाँ हो?
और ये इतना अंधेरा क्यों कर रखा है रूम में? रूही, बेटा रूही कहाँ हो? और आलोक अंदर पहुंचकर स्विच बोर्ड के पास जो लाइट्स के स्विच हैं उन्हें ऑन करते हैं और देखते हैं कि रूही बेड पर लेटी हुई है। उसकी आंखें बंद है और चेहरे पर कोई भाव नहीं है, बस वो अपनी आंखों पर अपने सीधे हाथ को रखकर लेटी है। आलोक रूही के पास, उसके पैरों के पास जाकर बैठते हैं और कहते हैं, रूही, रूही, मुझे पता है बेटा तुम जाग रही हो, पर मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि ये सब क्या है, क्यों है। मैं समझता हूँ बेटा, पर मैं तुमसे यहाँ कुछ ज़रूरी बात करने आया हूँ। रूही जब सुनते हैं कि आलोक हैं उसके कमरे में, आलोक की आवाज़ सुनती है अपने कानों में, तो वो बेड पर उठकर बैठ जाती है। आलोक रूही से कहते हैं, रूही बेटा ये तुम्हारी आंखें इतनी रेड क्यों हैं? कई दिनों से लगातार रोने की वजह से रूही की आंखें जो हैं वो लाल हो चुकी हैं। आलोक रूही से कहते हैं, बेटा ये क्या हालत बना ली है? क्या हालत बना ली बेटा तुमने अपनी? जो हुआ उसे तुम नहीं बदल सकती। ऐसे और कितने दिनों तक तुम रो रो कर अपनी आंखों को दर्द दोगी बेटा? हमें आगे बढ़ना होगा बेटा। और लिया जब तुम्हारी ऐसी हालत देखेगी तो सोचो उसे कितना बुरा लगेगा। हमें सब चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ना होगा बेटा। हमें एक्सेप्ट करना होगा कि लिया अब हमारे बीच नहीं है। आंखों में आंसू लिए हुए आलोक फिर कहते हैं, आई नो बेटा ये आसान नहीं होगा, पर तुम्हें हिम्मत तो रखनी होगी रूही। रूही आलोक को हक करते हुए और रोती है और कहती है, डैड आई एम ट्राइंग टू एक्सेप्ट डैड, बट आई कांट डैड, मुझसे नहीं हो पा रहा है। आलोक उसे थोड़ा कंसोल करते हुए उसके सर पर अपने हाथ से सहलाते हुए कहते हैं, रूही बेटा ऐसे पूरे दिन खुद को इस चार दीवारी में बंद करने से क्या होगा? क्या इससे लिया वापस आ जाएगी? इस चार दीवारी से बाहर निकलो, इस कमरे से बाहर निकलो, तभी तुम ये एक्सेप्ट कर पाओगी रूही, और तुम्हें ये करना ही होगा। रूही अपने आप को आलोक से थोड़ा दूर करती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। बस अपना सर हाँ में हिलाती है। आलोक रूही से कहते हैं, रूही बेटा बस हो गया, अब मुझे तुम्हारी आंखों में ये आंसू नहीं दिखने चाहिए। एंड लिसन टू मी केयरफुली, मुझे तुमसे कुछ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। आलोक की बात सुनकर रूही अपना सिर हाँ में हिलाती है और कहती है, जी डैड कहिए। आलोक कहते हैं, आई एम सॉरी बेटा, मैंने ये डिसीजन तुमसे बिना पूछे लिया, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट था। रूही कहती है, पर डैड ऐसा क्या इम्पोर्टेंट डिसीजन है, बताइए बात क्या है। आलोक कहते हैं, रूही बेटा मैंने ये डिसाइड किया है कि होटल की नई सीईओ तुम होगी। रूही उनकी बात सुनकर थोड़ा शॉक होती है और कहती है, डैड आई डोंट थिंक कि मैं इस पोजीशन को डिज़र्व करती हूँ। आई मीन आप यूवी को भी तो ये पोजीशन दे सकते हैं ना, फिर मुझे ही क्यों। रूही की बात सुनकर आलोक रूही की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मुझे पता है कि ये पोजीशन तुम्हारे लिए बड़ी है क्योंकि तुम्हें अभी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ये कर सकती हो, और तुमने होटल मैनेजमेंट की ही पढ़ाई तो कर रही हो, तो तुमसे बेहतर इस होटल को कोई नहीं संभाल पाएगा। युवान अभी उतना मैच्योर नहीं है कि वो इस होटल को टेक ओवर कर लेगा। और लिया ने मुझे बताया था कि तुमने शादी से पहले किसी होटल में भी अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट की है, तो डर किस बात का। और जो भी ना समझ आए मैं तो हूँ ही। रूही उनकी बात सुनकर कहती है, डैड आपको कैसे पता कि मैं अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर रही हूँ, या फिर मैंने तो ये बात घर में किसी को नहीं बताई। ये लिया और आपको कैसे पता चला? मैंने तो लिया को भी ये बात नहीं बताई थी।
आलोक कहते हैं, ये बात मुझे तो नहीं पता बेटा कि लिया को कैसे पता चला, पर लिया ने मुझे बताया था। रूही, अब बेटा ज़्यादा सोचना बंद करो, हमारे पास सोचने का वक्त नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम होटल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, ताकि होटल जो है वो अपनी रेपुटेशन को मैनेज कर सके। रूही उनकी बात सुनकर कहती है, डैड, अगर आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जल्दी से जल्दी होटल ज्वाइन करूँगी। आलोक रूही की बात सुनकर उसे हक कर लेते हैं और कहते हैं, ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात, मुझे भरोसा है तुम पर। आलोक जी रूही से बात करके वहाँ से चले जाते हैं और जैसा कि उन्होंने डिसाइड किया है वो अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूही को अपने होटल का नया CEO ऑफिशियली अनाउंस कर देते हैं और सभी लोग वहाँ के बोर्ड मेंबर्स, चेयरपर्सन्स जो भी होते हैं वो सभी उनकी बात से सहमत होते हैं, क्योंकि लिया के बाद लीगली रूही ही न्यू CEO बननी चाहिए थी। नेक्स्ट डे रूही भी जो आज है होटल जाने के लिए रेडी हो जाती है और नीचे आती है रेडी होकर। उसे ऐसे देख आभा जो है बहुत खुश होती है और थोड़ा सा मुस्कुराती हैं और उसकी तरफ उसके पास जाकर उसे हक कर लेती हैं और कहती है, रूही आ जाओ बेटा, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। आभा की बात सुनकर रूही कहती है, नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं होटल जा रही हूँ। ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी आलोक जी उसे रोकते हैं और कहते हैं, रूही बेटा 1 मिनट। तो रूही रुक जाती है। आलोक जी उसके पास जाते हैं, वो रूही की तरफ देखते हुए कहते हैं, रूही बेटा पहले चलो ब्रेकफास्ट करो और मुझे कुछ बात भी करनी है। ऐसा बोलते हुए वो रूही का हाथ पकड़कर डाइनिंग एरिया की तरफ ले आते हैं और उसे चेयर पर बिठाते हुए खुद भी उसके पास वाली सीट पर बैठते हैं। आभा इन दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व करती है। आलोक रूही की तरफ देखते हुए कहते हैं, रूही बेटा मेरी एक रिक्वेस्ट है। रूही उनकी बात सुनकर कहती है, बोलिए डैड, क्या बात है। आलोक थोड़ा सा सोचते हुए कहते हैं, बेटा मैंने तुम्हारे लिए किसी को हायर करवाया है, वो तुम्हारे साथ 24 आवर्स रहेगी। और उस इंसिडेंट के बाद मैं थोड़ा सा डर गया हूँ, थोड़ा सा घबरा सा गया हूँ, तो मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र है और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। तो मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे ना नहीं कहोगी। रूही उनकी ये सारी बातें सुनती है, थोड़ा सा कंफ्यूज होती है और कहती है, डैड आप कहना क्या चाहते हैं। आलोक रूही की बात सुनकर कहते हैं, बेटा मैंने कल कमिश्नर से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि जब तक वो उस ड्राइवर को नहीं पकड़ लेते, उस ट्रक ड्राइवर को नहीं पकड़ लेते, जब तक तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन में रखेंगे। मुझे पता है कि तुम्हें ये सब नहीं पसंद, तो मैंने उन्हें एक प्राइवेट बॉडीगार्ड की डिमांड की है, वो भी गवर्नमेंट द्वारा ही अप्रूव्ड है, जिसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो तुम्हारे साथ रहेगी जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। रूही उनकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलती। आलोक भी उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, बेटा प्लीज़ ये सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है, तब तक एडजस्ट कर लो। पुलिस अपना पूरा काम कर रही है कि वो उस ड्राइवर को जल्द से जल्द ढूंढ निकाले, तब तक रूही प्लीज़। रूही उनकी बात सुनती है और कहती है, डैड प्लीज़ आप ये प्लीज़ मत बोलिए, मैं एडजस्ट कर लूँगी, अब मैं जाऊँ। आलोक कहते हैं, रुको मैं भी साथ ही चलता हूँ, तुम्हें होटल में सभी एम्प्लॉयज़ से इंट्रोड्यूस भी तो करना है। ऐसा बोलते हुए वो रूही के साथ बाहर आते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की है उनकी तरफ बैक किए हुए कार के पास खड़ी है। आलोक उसे देखकर कहते हैं, रूही दिस इज़ योर बॉडीगार्ड। शायद रूही उनकी बात सुनकर उस लड़की की तरफ देखती है और वो दोनों लोग कार के पास आ जाते हैं। आलोक उस लड़की के शोल्डर पर अपने हाथ रखते हैं तो वो लड़की उनकी तरफ टर्न होती है। आलोक उससे पूछते हैं, यू मस्ट बी LM राइट। वो लड़की उनकी बात सुनकर अपना सिर हाँ में हिला देती है। आलोक उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, ये रूही है, तुम्हें इनके साथ ही रहना है। उसकी बात सुनकर वो लड़की रूही की तरफ देखती है जो कि दूसरी तरफ देख रही है। आलोक जी LM की तरफ देखते हुए कहते हैं,
बाय द वे तुमने ये मास्क क्यों पहना है? वो लड़की कहती है सॉरी सर, हमारी कंपनी के रूल्स हैं कि हम अपना फेस किसी को नहीं दिखा सकते क्योंकि इससे हमारे क्लाइंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। उसकी बात सुनकर आलोक कहते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस तुम रूही का अच्छे से ध्यान रखना, उसके साथ एवरी टाइम रहना। उसकी बात सुनकर वो लड़की भी अपना सिर हाँ में हिला देती है। आलोक रूही से कहते हैं रूही बेटा एलएम से मिलो। उनकी बात सुनकर रूही उस लड़की की तरफ देखती है, लेकिन उस लड़की को देख के उसे एक अजीब सी फीलिंग आती है, ऑकवर्डनेस फील होता है। रूही थोड़ी देर उसे ऊपर से नीचे देखती है, फिर वापस नीचे से ऊपर देखती है। ऐसे करके वो 3-4 बार करीब उसे ऊपर से नीचे देखती है। इसके बाद आलोक की तरफ देखते हुए कहती है डैड हम चलें, आई थिंक हमें लेट हो रहा है। रूही की बात सुनकर आलोक कहते हैं हाँ चलो बेटा। एलएम रूही की बात सुनकर उसके लिए उसकी साइड वाला कार का डोर ओपन करती है। रूही उसकी तरफ थोड़ा सा वियर्ड लुक देती है और कहती है आगे से मेरे लिए डोर ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलते हुए वो कार की दूसरी साइड जाती है और कार के अंदर बैठती है। एलएम रूही की बात सुनकर कहती है सॉरी मैम। तो आलोक जी उसकी तरफ देखते हैं कोई बात नहीं, अभी हम चलें। तो एलएम जो है वो ड्राइवर सीट पर आकर बैठ जाती है और कार ड्राइव करती है। आलोक रूही के साथ होटल पहुंच जाते हैं। सभी स्टाफ मेंबर मिलकर उसका वेलकम करते हैं और आलोक जो है वो उसे सभी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। रूही भी सभी से मिलती है। आलोक रूही को उसके कैबिन के अंदर ले जाते हुए कहते हैं सॉरी बेटा, जल्दी जल्दी में तुम्हारा कैबिन जो है वो कुछ अच्छे से रेडी नहीं करवा पाया। रूही उनकी बात सुनकर कहती है नहीं डैड, इट्स ओके, इट्स ब्यूटीफुल। आलोक जी रूही की बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं मुझे सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हें ये पसंद आया। ऐसा बोलते हुए माया की तरफ देखते हैं और कहते हैं रूही ये माया है, तुम तो जानती होगी ना। रूही हाँ में अपना सिर हिलाती है। तो आलोक कहते हैं माया तुम रूही को सारी डिटेल्स बता देना। तो माया कहती है जी सर। रूही भी अपना सिर हाँ में हिलाती है और माया कहती है रूही से वेलकम मैम, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, अब मैं चलती हूँ, आप लोग बातें कीजिए। रूही माया की बात सुनकर कहती है हाँ मैं ज़रूर बुला लूँगी आपको। आलोक रूही की तरफ देखते हुए कहते हैं रूही बेटा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से सब कुछ समझो, ओके अब मैं भी चलता हूँ। रूही उनकी बात सुनकर उन्हें हक करती है और कहती है ओके डैड। आलोक जी भी वहाँ से चले जाते हैं और रूही अपनी सारी फाइल्स को धीरे धीरे समझने लगती है। धीरे धीरे ये टाइम यूँ ही चला जाता है और दोपहर हो जाती है, लंच का टाइम आ जाता है। रूही अपने काम में इतनी बिजी हो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कब लंच का टाइम हो गया। रूही काम ही कर रही होती है, तभी उसके कैबिन के डोर पर नॉक होता है। रूही बिना दरवाजे की तरफ देखते ही कह देती कम इन। तभी बाहर से एलएम अंदर आती है। एलएम कहती है टेबल पर रूही का लंच रखते हुए कहती है मैम आपका लंच। रूही उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखते हुए कहती है हाँ थैंक यू, और वो टेबल पर रखकर खाना वहीं खड़ी हो जाती है। रूही उसे ऐसे खड़ा हुआ देख उसकी तरफ देखती है और कहती है मैंने कहा तो रखो और जाओ, अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो। रूही की बात सुनकर कहती है मैम आप प्लीज़ खाना खा लीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मुझे ऑर्डर्स मिले हैं कि आपको खाना और आपकी मेडिसिन्स टाइम पर दी जाएँ। रूही उसकी बात सुनकर कहती है मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, मैं थोड़ी देर में खा लूँगी। तुम मेरे लिए काम करती हो तो तुम मेरी बात तो मानोगी ना, किसी और की नहीं। और तुम्हारा नाम क्या है? अरे तुम क्या पूरा ब्लैक 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 मास्क, ब्लैक कैप, ब्लैक ही तुम्हारी कॉस्ट्यूम, क्या है ये सब ब्लैक ब्लैक। तभी रूही की बात सुनकर एलन कहती है सॉरी मैम, बट ये हमारी एजेंसी की पॉलिसीज़ है कि एज अ बॉडीगार्ड हमें ऐसे ही कपड़े और अपना फेस जो है वो कवर करके रखना पड़ेगा, इसलिए हम ऐसे ही हमारी कॉस्ट्यूम है। और सॉरी मैम, मैंने आपको अभी तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मुझे सभी लोग एलएम बोलते हैं और आप भी मेरा नाम यही जानिए। और रही बात आपकी बात मानने की, तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको प्रोटेक्ट ज़रूर करूंगी, पर मेरे बॉस मिस्टर मल्होत्रा हैं, आप नहीं। तो मुझे सिर्फ
उन्हीं के ऑर्डर्स फॉलो करने के इंस्ट्रक्शंस मिले हैं। रूही उसकी बात सुनकर गुस्से में उसकी तरफ देखती है और कहती, हद है, तुम मेरे लिए काम करती हो पर मेरे ही ऑर्डर्स फॉलो नहीं करोगी। एलएम रूही की बात सुनती है और कहती है, आई एम सॉरी मैम, पर मैं आपका ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर सकती, तो आप अपना लंच फिनिश कीजिए और मैं यहाँ से चली जाऊँगी। रूही उसकी बात सुनती है और कहती है, मुझे पता है, और उठकर काउच की तरफ जाती है और लंच करने के लिए बैठ जाती है। एलएम की तरफ देखती है, कहती है, अभी मैं खा लूँगी, प्लीज़ जाओ यहाँ से। रूही की बात सुनकर वो उसके पास मेडिसिन रखती है और वहाँ से चली जाती है। रूही खाने की प्लेट की तरफ कुछ देर देखती है और उसके बाद लंच करने लगती है। उसने थोड़ा सा खाना खाया होता है, बहुत थोड़ा सा, और अपनी मेडिसिन लेकर वापस से काम करने लगती है। रूही अपना काम ही कर रही थी कि तभी एक बार फिर डोर पर नॉक होता है और वो कम इन बोल देती है। तभी माया अंदर आती है और रूही की तरफ देखती है, कहती है, मैम ये कुछ फाइल्स हैं जिन पर आपके सिग्नेचर चाहिए थे। रूही माया की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है, हाँ ओके, यहाँ रख दो, मैं सिग्नेचर कर दूँगी। रूही की बात सुनकर माया उसकी तरफ देखती है, कहती, मैम ऑफिस आवर्स ख़त्म हो गए, आपको घर नहीं जाना, आप ये फाइल्स कल साइन कर दीजिएगा। रूही माया की बात सुनती है और अपनी वॉच में टाइम देखती हुए कहती है, ओ गॉड, लेट हो गया। इट्स ओके माया, तुम जाओ, मैं इसे ख़त्म करके ही घर जाऊँगी। रूही की बात सुनकर माया ओके बोलकर वहाँ से चली जाती है और रूही को अपना काम ख़त्म करते करते काफ़ी वक्त बीत जाता है और वो अपना काम फिनिश करके अपनी सारी चीज़ें पैक करती है और कैबिन से जैसे ही बाहर निकलती है तो एलएम को डोर के पास खड़ा देखकर थोड़ा सा डर जाती है और अपना चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहती है, ओ माय गॉड, मंकी कितनी बार बोलेगी ऐसे मेरे सामने। रूही इतना ही बोलती है कि उसे रियलाइज़ होता है कि उसने अभी अभी क्या बोला। रूही की बात सुनकर एलएम उसकी तरफ देखते हुए कहती है, आई एम सॉरी मैम, मुझे आपको डराने का कोई भी प्लान नहीं था, आई एम रियली सॉरी। रूही कहती है कि अगली बार से ध्यान रखना, ऐसे चुपचाप आकर मत खड़ी हो जाना। रूही की बात सुनकर एलएम कहती है, जी मैम, मैं अगली बार से ध्यान रखूँगी। रूही बिना उसकी बात सुने ही वहाँ से जाने लगती है और अपने दिमाग में सोच रही होती है कि मैंने इस एलएम को मंकी क्यों बोला, ओ गॉड। तो एलएम जो है वो रूही के हाथ से अपना उसका जो ऑफिस का बैग है वो ले लेती है और उसको पीछे पीछे से उसको फॉलो करती है। कार के पास पहुंचकर एलएम रूही के लिए फिर से कार का डोर ओपन करने ही वाली होती है कि वो उसकी तरफ गुस्से में देखती हुई कहती है, रूही, सुबह मैंने मना किया था ना कि मेरे लिए डोर ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आता है। रूही की बात सुनकर एलएम सॉरी बोलते हुए डोर से थोड़ा सा दूर होकर खड़ी हो जाती है और रूही पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। एलएम कार को ड्राइव करने लगती है। रूही कार में बैठकर बाहर की तरफ देख रही होती है, तभी उसकी आंखों में आंसू होते हैं जो कि एलएम मिरर में देख रही होती है। और रूही जब नोटिस करती है कि एलएम उसे ऐसे रोते हुए मिरर में देख रही है तो वो अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेती है। थोड़ी देर में वो लोग घर पहुंच जाते हैं तो रूही कार से उतरकर घर के अंदर जाती है। आभा उसे देखकर कहते हैं, रूही बेटा आ गई तुम। रूही उनकी बात सुनकर काउच पर बैठ जाती है। आभा उसे पानी देते हैं, कहती है, क्या हुआ बेटा, यू लुक अपसेट। आभा की बात सुनकर रूही उनकी तरफ देखती है और कहती है, कुछ नहीं हुआ माँ, आज फर्स्ट डे था ना तो थोड़ा सा टायर्ड हो गई हूँ। रूही की बात सुनकर आभा कहती है, जाकर आराम कर लो रूही। रूही भी वहाँ से अपने रूम में चले जाती है और अपने कपड़े चेंज करने के बाद बालकनी में जाकर बैठ जाती है और तभी वो देखती है कि एलएम गार्डन में खड़ी है। उसे वहाँ खड़ा देख रूही खुद से ही कहती, ये अभी तक गई क्यों नहीं, पता नहीं इसे क्यों वियर्ड सी फीलिंग आ रही है। और ऐसा बोलते हुए वो वापस से अपने रूम के अंदर आ जाती है। तभी उसे श्रेया का कॉल आता है। वो कॉल को रिसीव कर लेती है और कहती है, हेलो। रूही श्रेया की आवाज़ सुनकर कहती हाँ श्रेया, क्या हुआ। उसकी बात सुनकर श्रेया कहती है, रूह तू ठीक तो है ना। रूही श्रेया की ये बात सुनती है और एक लंबी सांस लेती कहती, हाँ मैं ठीक हूँ। श्रेया कहती है, अगर ठीक है
तो ये साइन करने का क्या मतलब था? रूही श्रेया की बात सुनकर कहती है, डैड ने किसी को मेरा एज अ पर्सनल बॉडीगार्ड हायर किया है, और तुझे पता है ना, मुझे उसे देखकर इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, इतनी वियर्ड सी फीलिंग होती है ना कि क्या ही बोलूँ। तुझे पता है, उसे एक बार में कोई भी चीज़ समझ ही नहीं आती, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। उसके साथ एक बार किसी चीज़ के लिए मना करो तब भी वो वही रिपीट करती है। श्रेया रूही की बात सुनकर कहती है, तू रिलैक्स हो जा पहले, और अगर तुझे प्रॉब्लम हो रही है तो तू अंकल को बोलना कि तू उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, वो किसी और को तेरे लिए हायर कर देंगे, बात ख़त्म। श्रेया की बात सुनकर रूही थोड़ा सोचते हुए कहती है, हाँ यार, मुझे भी यही लगता है कि मुझे डैड से इस बारे में बात करनी चाहिए, सोच रही हूँ मैं। ठीक है, चल बाद में कॉल करती हूँ। और ऐसा बोलते हुए वो कॉल को कट कर देती है। तो गाइज़, आज हम भी स्टोरी को यहीं कट करते हैं। कैसी लग रही है आपको स्टोरी, बताइएगा ज़रूर, और अपनी नाराज़गी को थोड़ा दूर करिए। वीडियो पे अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और बस खुश रहिए, अपने अपनों के साथ रहिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, एक ही लाइफ है। बाय बाय, टेक केयर। हम मिलेंगे आपसे अगले पार्ट में। थैंक यू।